हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे देश भारत के इतिहास के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत देश दुनिया के नक्शे में नॉर्दर्न हैम्पशायर में एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश का नाम भरत महाभारत काल में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से पड़ा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2000 बीसी पूर्व भारत देश केवल एक रेगिस्तान हुआ करता था। दूर दूर तक सिर्फ रेत और रेत ही थी। फिर 1500 बीसी में इंडो आर्यन ज़मीन की खोज में अफ़गानिस्तान से भारत में आने लगे। इंडो आर्यन जो कि हमारे इंडियन एंसेस्टर थे। इंडो आर्यन पहले अफ़गानिस्तान में रहते थे और वहाँ से ज़मीन की खोज में इंडिया आए थे। इन आर्यंस ने खुद को दो हिस्सों में बांटा था। नंबर 1 आर्यंस, नंबर 2 मौर्यंस। इस तरह से इंडिया में सबसे पहला जो एम्पायर बना वो बना मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर कैसे बना इसके बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, बात है 323 बीसी की, जब पोरस को अलेक्जेंडर ने मार दिया। अलेक्जेंडर मर गया तो उनकी मौत के साथ उनका खौफ और पावर भी मर गया, जिसका फ़ायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में इंडिया और अफ़गानिस्तान की काफ़ी टेरिटरी पे अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद महान राजा रहे अशोका। राजा अशोका ने अपने शासनकाल में अखंड भारतवर्ष पे राज किया, जिसके कारण उनको अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है। अशोका के कार्यकाल में उन्होंने भारतवर्ष में व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन दिया, जिसकी वजह से भारतवर्ष के लोगों में धन की कोई कमी नहीं थी। अशोका एक महान राजा थे। उनकी महानता की वजह से ही आज हमारे नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र विराजमान है। अपने शासनकाल में राजा अशोका ने बहुत से युद्ध किए और जीते। उन्हीं युद्धों में से एक युद्ध था कलिंगा युद्ध, जहाँ भी उनकी जीत हुई, लेकिन उस युद्ध के दौरान राजा अशोका के बहुत से सैनिक मारे गए और उनकी जनता को भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से दुखी होकर राजा अशोका ने वनवास ले लिया। राजा अशोका के वनवास जाने के बाद मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी ली राजा बृहद्रथा ने, लेकिन अफसोस उन्हीं के सेनापति शुंगा ने उनकी हत्या कर दी और इस तरह से शुरू हुआ एम्पायर नंबर 2, शुंगा एम्पायर। शुंगा एम्पायर बनने के कुछ समय बाद पुष्यमित्रा शुंगा भी मर गए। उनके बाद राजा बने अग्निमित्रा। अग्निमित्रा ने भी भारतवर्ष में व्यापार को काफ़ी बढ़ावा दिया। बुढ़ापे की वजह से राजा अग्निमित्रा की मृत्यु हो गई और फिर राज्य को संभालना उनके बेटे देवभूत के हाथ में आ गया। कहा जाता है कि राजा देवभूति की कमज़ोरी थी औरतें। उन्होंने एक अप्सरा के चक्कर में अपना राज्यभार कान्यास डायनेस्टी के नाम कर दिया और खुद सब छोड़ छाड़ के अप्सरा के साथ चले गए। उसके बाद डायनेस्टी के 6 पुश्तों ने भारतवर्ष पे राज किया और फिर बारी आई हमारे तीसरे एम्पायर की, द चोला एम्पायर, जिसने भारतवर्ष पे 1500 साल राज किया। चोला साम्राज्य दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा शासन करने वाला राज्य था। चोला साम्राज्य के शासकों ने भारतवर्ष में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें भी बनवाई। 1500 साल राज करने के बाद चोला एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया पल्लवा डायनेस्टी ने। बहुत हज़ारों साल बीत जाने के बाद हमारा 4th एम्पायर बना गुप्ता एम्पायर, जिनमें राजा हुए चंद्रगुप्त 1। गुप्ता एम्पायर के दौरान भारतवर्ष के महान विद्वान कालिदास, आर्यभट्टा इत्यादि रहे, जिनकी वजह से भारतवर्ष ने एजुकेशन और साइंस के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद शासन संभाला उनके बेटे समुद्रगुप्त ने, जिन्होंने भारत में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। राजा समुद्रगुप्त युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बाद गुप्ता एम्पायर के सभी राजा कमज़ोर साबित हुए और उन पे कब्ज़ा कर लिया हंस डायनेस्टी ने। हंस डायनेस्टी ने काफ़ी समय तक भारत में राज किया और फिर आया हमारा 5वां एम्पायर, द ईस्टर्न गंगा एम्पायर। इसी दौरान भारत में एंट्री हुई मुगल्स की। मुगल्स के भारत आने के बाद ईस्टर्न गंगा एम्पायर और मुगल्स में घमासान युद्ध छिड़ गया और इसी बीच भारत के बंगाल में 400 सालों तक राज करने आ गए हमारा अगला एम्पायर, यानी एम्पायर नंबर 6, द बाला एम्पायर। और इसी बीच एक और एम्पायर आया,
होयसाला एम्पायर। दोस्तों, अब भारत में 3 एम्पायर बन चुके थे और मुगल्स भी अपने पांव यहाँ पसार रहे थे। इसलिए भारत के तीनों एम्पायर्स, ईस्टर्न गंगा एम्पायर, द बाला एम्पायर और होयसाला एम्पायर, आपस में मिलकर मुगल्स के खिलाफ उन्हें यहाँ से भगाने में लग गए। लेकिन इसी बीच 1950 CE में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गंगा एम्पायर पे हमला बोल दिया और दिल्ली के सुल्तान से हारने के बाद गंगा एम्पायर ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से बाला एम्पायर भी कमज़ोर पड़ गया और वो भी मुगलों से हार गया। और इसी बीच फिर भारत में एंट्री होती है द अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद भारत का तीसरा एम्पायर होयसला एम्पायर भी ख़त्म हो गया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर शासक था। मुगल्स और खिलजी ने पूरे भारतवर्ष में कब्जा कर लिया था और भारत में लहरा रहा था ग्रीन फ्लैग, यानी कि मुगल्स एंड खिलजी फ्लैग। इसी तरह भारत में आ गया 8th एंड 9th एम्पायर, मुगल्स एंड खिलजी एम्पायर। खिलजी ने भारत के सभी छोटे और बड़े मंदिरों पे हमला किया और उन्हें तोड़ा और वहाँ से सारा सोना और संपत्ति चुरा ली और भारत की सबसे कीमती पूंजी नालंदा यूनिवर्सिटी को भी जला दिया। खिलजी ने भारत में काफ़ी समय तक राज किया और अंत में 1316 में खिलजी की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद ही मुगल एम्पायर ने खिलजी एम्पायर को भारत से सुपड़ा साफ कर दिया। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने हिंदुस्तान का तख्त संभाल लिया और हिंदुस्तान की संपत्ति और लोगों का खूब शोषण किया। बाबर और बाबर के वंशज हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और अन्य सभी ने 300 साल तक भारत में राज किया और इसी बीच भारत हिंदू और मुस्लिम 2 धर्मों में बंट गया। मुगल साम्राज्य लगातार हिंदुस्तान में अपने पांव पसार रहा था। तभी अचानक से एंट्री होती है भारत के शूरवीर महाराजा छत्रपति शिवाजी की, जिन्होंने मुगलों को नाकों तले चने चबाए और उन्होंने स्थापित कर दिया 10th एम्पायर, द मराठा एम्पायर। इसी दौरान भारत के पंजाब में 17 साल के महाराजा रणजीत सिंह और अफगानी राजा जमन शाह दुरानी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह की विजय हुई। अब एंट्री होती है अंग्रेज़ों की। मुगलों से हाथ मिला के अंग्रेज़ बिजनेस करने भारत पहुंच गए और धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपने कदम जमा लिए। इसी बीच शुरू हुआ भारतीय राजाओं और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध। एक बार के लिए तो महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों को मात दे दी, लेकिन अफसोस मराठा सम्राट पेशवा बाजीराव II ईस्ट इंडिया कंपनी से जंग में हार गया और फिर पंजाब में भी अकेले पड़ गए महाराजा रणजीत सिंह को अंग्रेज़ों ने हरा दिया। अब भारत में पूरी तरह से अंग्रेज़ों का राज था और शुरुआत हुई 12वें एम्पायर की, द ब्रिटिश एम्पायर। अंग्रेज़ों के राज के दौरान भारत में 2 दल बने। नरम दल, जो कि अहिंसा से अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे, जिनके लीडर थे महात्मा गांधी जी, और दूसरा गरम दल, जो कि अंग्रेज़ों को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दे के धक्के मार के बाहर निकालना चाहते थे, जिसमें हमारे अनेक वीर क्रांतिकारी सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद हुए। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस जी ने भी अपने तरीके से सेना बना के अंग्रेज़ों को भारत से निकालने का मोर्चा संभाला और फाइनली इन सभी की कोशिशों के बावजूद 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल गई। दोस्तों, अगर मेरी तरह आप भी अपने देश से प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद ज़रूर लिखें। धन्यवाद।